स्टूडेंट्स, मैं सर संजय कुमार केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पेरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर की। पेरियोडिक टेबल में अपन ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जैसे पेरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, उनको कैसे अरेंजमेंट किया गया था पेरियोडिक टेबल में, वो कौन कौन से प्रयास किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा पहले उन एलिमेंट्स को उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए कैसे उनको डिफाइन किया गया था, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखना बच्चों ध्यान से, आज हम जिसकी बात करेंगे वो क्या है टॉपिक, कुछ एलिमेंट्स की पेरियोडिक टेबल में जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी हुई उसको कैसे किस तरीके से डिफाइन किया गया था, या मैं कह दूं कि क्लासिफाई किया गया था। तो देखना बच्चों ध्यान से, इस नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी खोज की गई, उनको उन एलिमेंट्स का इस तरीके से क्लासिफाई किया जाए उनको कि उनके गुणों की व्याख्या इजीली हो जाए। तो पहले कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिसने इन एलिमेंट्स की जैसे जैसे डिस्कवरी उनके अकॉर्डिंग इनको अरेंजमेंट किया, तो वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे उनका अपन कुछ नियम पढ़ेंगे। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी खोज हुई है। नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स, नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इनकी स्टडी भी अपने को जरूरी करनी होती है। क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, इजीली होना चाहिए। इनका क्लासिफिकेशन इजी हो तभी इनकी स्टडी क्या होगी, इजी होगी। अगर क्लासिफिकेशन अगर अलग अलग तरीके से है, या मैं कह दूं क्या है, हार्डली है, तो ये इजीली समझ में नहीं आएगा। तो कुछ एलिमेंट्स का, बहुत सारे नेचर में एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इजीली होना चाहिए, तभी उन चीज़ों के बारे में, अपन उनकी प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर वे में उनका स्टडी कर पाएंगे। तो देखना बच्चों ध्यान से, अब अगर बात की जाए सबसे पहले जो प्रयास किया गया था, सबसे पहले जो एलिमेंट्स की जैसे जैसे खोज हुई, तो प्राउट नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया, अपना रूल दिया, प्राउट नियम। प्राउट ने अपना नियम दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा, इस एलिमेंट्स की अगर बात की जाए, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए कि सभी एलिमेंट्स का क्या हो, स्टडी आसान हो। तो अपन बात करेंगे कि प्राउट नियम के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स के बारे में क्या कहा गया था। तो वो फर्स्ट रूल कौन सा है, प्राउट रूल। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल है डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा जिससे उसकी स्टडी इजीली हो जाए, उसकी भी अपन बात करेंगे। थर्ड इसमें आता है, थर्ड जो है डोबेराइनर के बाद कौन आया था, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो जिससे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन या उसकी स्टडी इजी हो जाए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम की बात करेंगे। फोर्थ इसमें आता है लोथर मेयर वक्कर। लोथर मेयर वक्कर, लोथर मेयर वक्कर, इसकी भी अपन बात करेंगे। ये क्या होता है, ये ग्राफ होता है जिसमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक ग्राफ बताया गया था, उसकी भी अपन डिफाइन करेंगे कैसे, कौन सा ग्राफ था। फिफ्थ जो आता है इसमें एक था मेंडलीफ। फिफ्थ कौन सा था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, या मेंडलीफ का आवर्त नियम बोल दो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोल दो। अब देखना बच्चों ध्यान से, इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में किया गया था, जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई उसके बाद कौन आया, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोज़ले के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में अपने पढ़ लिया। तो इसके अपन स्टडी करेंगे कि प्राउट ने क्या कहा एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, डोबेराइनर ने क्या कहा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, लोथर मेयर वक्कर के अकॉर्डिंग क्या कहा, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और किस तरीके से जो अरेंजमेंट किया गया था। तो देखना बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राउट नियम। प्राउट नियम के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि उनका स्टडी क्या हो, प्रॉपर वे में हो जाए। तो देखना बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन प्राउट रूल। प्राउट रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए प्राउट ने क्या कहा था, प्राउट ने कहा था इसके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्राउट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, स्टार्टिंग में जब किसी भी एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, उसके बाद जो एलिमेंट्स धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, तो इसने क्या कहा था
कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसने क्या कहा, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं प्राउट की, प्राउट नियम। इसने क्या कहा, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये इसका स्टेटमेंट था। अब बात आती है हाइड्रोजन से कैसे बने होंगे, तो इसने क्या कहा, परमाणु भार जो होता है किसी भी तत्व का परमाणु भार अगर निकालना हो, जो अननोन एलिमेंट है उसका परमाणु भार, हाइड्रोजन के परमाणु भार, हाइड्रोजन के परमाणु भार और n के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट अननोन एलिमेंट का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार और n के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी तत्व जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर जो भी आएगा उसका, सॉरी एटॉमिक मास जो भी आएगा उसका, वो हाइड्रोजन के सापेक्ष बताया इसने कहा सभी एलिमेंट्स जो आएंगे वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसने क्या कहा, ये जो n वैल्यू होती है इंटीजर नंबर होती है। n क्या होती है, इंटीजर नंबर। n क्या होती है, इंटीजर नंबर कंसीडर की इसने। n क्या बताया इसने, इंटीजर नंबर, जैसे 1 2 3 4 डैश सो ऑन, इसको क्या बताया, n को इंटीजर नंबर बताया। अब इस इंटीजर नंबर की वैल्यू अगर रख दें यहाँ पे, तो जो भी इसका एटॉमिक मास आएगा उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक एटम का या एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। तो इसने कहा था कि ये सभी एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब देखना बच्चों, अगर बात की जाए, ये तो प्राउट ने कह दिया, इसकी कमी क्या थी, इसकी ड्रॉबैक क्या थी, कमी क्या थी, कमी थी कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने हो सकते, क्योंकि अगर ये वैल्यू इसने क्या रखा, इंटीजर नंबर रखा, इसने वैल्यू n की क्या रखा, इंटीजर नंबर, लेकिन ये n की वैल्यू किसी न किसी एलिमेंट्स के लिए क्या आती है, अगर बात की जाए परमाणु भार ही निकालना है तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए था, इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन इंटीजर फॉर्म में नहीं आता। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका फ्रैक्शन फॉर्म में भी क्या आता है, एटॉमिक मास से आता है। जैसे क्लोरीन की बात की जाए तो 35.5, तो ये क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, प्राउट के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, इंटीजर नंबर आना चाहिए था। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास किस फॉर्म में आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, भिन्न के फॉर्म में आता है। जैसे अगर बात की जाए n की वैल्यू इंटीजर ना होके क्या हो सकती है, इंटीजर ना होके फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्नांक वैल्यू भी हो सकती है। भिन्नांक का मतलब इंटीजर नंबर नहीं होगी, भिन्नांक मान, इसका भिन्नांक मान भी हो सकता है। जैसे बात की जाए 1/2 3/2, इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। पॉइंट में अगर मैं दशमलव की बात करता हूँ इस तरीके से हो सकती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, जरूरी नहीं n की वैल्यू क्या हो, इंटीजर वैल्यू हो। तो ये इसका रूल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ये आगे सक्सेस नहीं हुआ। तो प्राउट का रूल यहाँ पे ये बात ये समझाने में असफल रहा था कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं अपन सेकेंड रूल की। ये तो किसका रूल हो गया, प्राउट रूल। आप उसको पहले सबसे पहले नोट कर लें। चलिएगा अब बात करते हैं सेकंड रूल, डोबेरेनर का त्रिक नियम। डोबेरेनर का त्रिक नियम क्या था, ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्राउट का नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डोबेरेनर का त्रिक नियम, इसमें से क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या था, एटम के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना। सेकंड है डोबेरेनर का त्रिक नियम। डोबेरेनर का त्रिक नियम, डोबेरेनर का त्रिक नियम क्या कहता है, इसने क्या कहा, परमाणु को, जो भी परमाणु जैसे जैसे उसका क्लासिफिकेशन, उसकी डिस्कवरी हुई, उसको क्लासिफाई करने के लिए इसने जो बेस जो पॉइंट था इसका क्या था, परमाणु भार। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया इसने। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। अब बात आती है, अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो डोबेरेनर का त्रिक नियम का मतलब क्या है, इस त्रिक का मतलब क्या है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस त्रिक का मतलब क्या है, तो इस डोबेरेनर ने क्या किया, उन तत्वों को, जो तीन एलिमेंट्स लिए इसने, तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया था।
इसने क्या किया, 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया था। तो किसने बनाया, डोबेरेनर ने। इसलिए इस नियम को क्या बोला जाता है, डोबेरेनर का त्रिक नियम। 3 तत्वों का ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे तत्व है जो 3 तत्व ऐसे सिलेक्ट किए इसने जिनकी क्या हो, गुणों में समानता हो। और उनका इसने क्या कहा, वो जो 3 तत्वों का समूह है, जैसे 3 तत्वों का समूह बनाया, 3 तत्वों का समूह बनाया। इन 3 तत्वों के समूह को क्या बोला इसने, त्रिक बोला, त्रिक। तो डोबेरेनर का त्रिक नियम क्या है, 3 तत्वों का समूह बनाया। ये जो 3 तत्वों का समूह है, इनके गुणों में क्या होती है, समानता होती है, गुणों में समानता होती है। इस तरीके का समूह बनाया, ग्रुप बनाया, जिसके गुणों में क्या होती है, समानता देखने को मिलेगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, डोबेरेनर का त्रिक नियम। अब देखना बच्चों, इसने क्या कहा, ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना है, इसने कहा जो मध्यवर्ती एलिमेंट है, जैसे 3 तत्वों का कोई भी ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हो गए, इनके गुणों में तीनों की क्या है, समानता है। तो इसने कहा ये जो 3 तत्वों का समूह है, इसका जो मिडल एलिमेंट है, तत्व है, जो मध्यवर्ती तत्व है, इसका जो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, इन दोनों तत्वों के जो शेष बच गए 2 एलिमेंट ए और सी की मैं बात कर रहा हूं, तो मध्यवर्ती तत्व बी का परमाणु भार अन्य जो शेष 2 रिमेनिंग हाइड्रोजन, जो ए एटम और सी एटम, इन दोनों के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। इसने क्या कहा, ये जो 3 तत्वों का समूह है, इसमें जो बीच वाले तत्व का, मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार जो शेष बच गए 2 तत्व है, उन तत्वों के क्या होता है, औसत के बराबर होता है, औसत परमाणु भार की क्या होता है, बराबर होता है। देखना बच्चों ध्यान से कैसे, इसके मैं स्टेटमेंट आपको नोट करवा देता हूं कि मध्यवर्ती तत्व का, 3 तत्वों के समूह में मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार, मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। इसने ऐसे 3 तत्वों का समूह लिया जिसमें क्या हो, मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार इस तरीके से आना चाहिए कि जो एटम, दो रिमेनिंग एटम जो बच गए, उन एटम के परमाणु भार के औसत के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वही क्या होगा, 3 तत्वों का समूह है और 3 तत्वों के समूह में क्या होगी, समानता होगी। उसी को क्या बताया इसने, डोबेरेनर का त्रिक नियम के अकॉर्डिंग 3 तत्वों का समूह बताया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, त्रिक नियम। अब देखना, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे अगर बात की जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 तत्वों का समूह हो गया, ये ग्रुप हो गया पूरा 3 तत्वों का। अगर बात की जाए 3 तत्वों का समूह, इन तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता होती है। इसी को क्या बोला इसने, त्रिक बोला। अब बात आती है मध्यवर्ती जो तत्व है, इसका परमाणु भार जो भी आएगा, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के क्या होता है, बराबर होगा। अब देखना कैसे बराबर होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11, और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। अब बात आती है देखना, इससे पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19 और इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होता है, 39 होता है इसका एटॉमिक मास। अब देखना बच्चों ध्यान से, इसने कहा जो मध्यवर्ती है, जो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार, इस तत्व का परमाणु भार कितना है, 23। ये 23 इन दोनों एटम के, इन दोनों परमाणुओं के परमाणु भार के, इनका जो ये जो परमाणु भार है, ये इनके औसत के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो 3 तत्वों का समूह है, उन 3 तत्वों के समूह में समानता होगी और वो क्या होंगे, डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। अब देखना बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं अपन। देखना, इस सोडियम के लिए क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज अपने को क्या चेक करना है कि इस सोडियम के लिए जो इसका परमाणु भार 23 आता है या नहीं, इन दोनों एटम के औसत के बराबर। देखना, अगर इन दोनों एटम के औसत का निकालना है, इन दो एटम का औसत निकालना है, एवरेज,
एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो इसका निकालना है, कितने बच गए, 2 बच गए टोटल डाटा। इसका मतलब किसका निकालना है, परमाणु भार निकालना है, तो इन दोनों के परमाणु भार का योग हो जाएगा 39 प्लस 7, 39 प्लस 7 क्या हो गया, इन दोनों एटम के परमाणु भार का योग हो गया, टोटल डाटा आ गया। अब बात आती है नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा का मतलब इसके अलावा इसका निकालना है, कितने बच गए, 1 2। तो सब इसी तरीके से तो निकाला जाता है टोटल डाटा को नंबर ऑफ डाटा। तो ये दोनों बच गए, इसका मतलब 1 2। इसके अलावा किसका निकालना है, औसत, इसका औसत निकालना है, तो कितने बच गए, 2 डाटा, 1 और 2। तो जितने डाटा, ये जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ डाटा, इसी को बोला जाता है। ये तो परमाणु भार निकाल रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे अपन, परमाणु भार का औसत निकालना है। तो परमाणु भार का औसत निकालने के लिए उन दो, जो जिसका एटॉमिक, जिसका निकालना है अपने को औसत, उसके अलावा जो भी बच गए उनका परमाणु भार का योग अपॉन टोटल है, जो कितने एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से बात कर लो, या कितने एलिमेंट्स का अपन ने परमाणु भार लिखा है, वो नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ डाटा। कितने हैं, पोटेशियम एंड लिथियम 2 एटम और हैं, इसका तो निकालना है, तो 2, इसका कितने डिवाइड हो जाएगा, 2 से। कितना हो गया ये, 6 4/2, कितना आ गया, 2 3 23, कितना आ गया, 23। तो देखना बच्चों ध्यान से, मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार 23 है, शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 23 है सोडियम का, और ये भी कितना आ रहा है, 23। इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा, डोबेरेनर के त्रिक नियम को फॉलो करेगा। इस तरीके से इसने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब रखा जाता है, तो 3 तत्वों के समूह बनाए और आपस में क्या रखेंगे, समानता रखेंगे, वो क्या करेंगे, डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। नोट कर लो इसको। उसके बाद अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। चलिएगा बच्चों, अब बात आती है डोबेरेनर का जो त्रिक नियम है, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो मोज़ले के द्वारा दी गई थी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो डोबेरेनर का त्रिक नियम 3 तत्वों का जो समूह बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में क्या मिलेंगे, डोबेरेनर का त्रिक मिलेगा। डोबेरेनर का त्रिक पहचानने के लिए क्या होता है, अगर अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो वहां पे कभी भी डोबेरेनर का त्रिक नहीं मिलेगा, 3 तत्वों का समूह कभी नहीं मिलेगा जहां पे गुणों में समानता होगी। तो डोबेरेनर का जो त्रिक नियम के वाले एलिमेंट्स हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही ग्रुप में मिलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना, एक ही ग्रुप में मिलेंगे। और क्या होगा वहां पे, अगर आप लोगों को पहचानना हो कि डोबेरेनर का त्रिक नियम का पालन करता हो या नहीं करता, तो कैसे चेक करेंगे, अगर अपने को एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास अपने को एलिमेंट्स का नहीं पता, सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास नहीं पता। अगर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अपने को नहीं पता, सिर्फ परमाणु क्रमांक पता है, तो कैसे करेंगे, डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा, कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग क्या चेक कर लेना, परमाणु क्रमांक में अंतर अगर सेम आता है तो वो डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। कैसे, देखना, परमाणु क्रमांक में अंतर सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ से मैं बात करूं, इसके परमाणु क्रमांक में अंतर कितना है, 8 का। परमाणु क्रमांक इसका 3 है, इसका 11 है, इसके परमाणु क्रमांक में कितने का अंतर, 8 का। अपने को क्या नहीं पता, इनका एटॉमिक, मान लो इसका एटॉमिक मास अपने को नहीं पता, अपने को क्या पता है, एटॉमिक नंबर पता है। तो देखना 11 एंड 19, इसके बीच एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, 8 एंड 8। तो क्रमागत जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांक का अंतर अगर सेम आता हो तो वो डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। ये ट्रिक कैसी है, कब काम में लेनी है, जब अपने को किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नहीं पता हो, सिर्फ एटॉमिक नंबर पता हो। तो डोबेरेनर के त्रिक नियम के लिए कम से कम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए। नोट कर लो इसको, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। चलिएगा, तो मैंने कहा ये जो डोबेरेनर का त्रिक नियम है वो आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं, एक ही वर्ग में प्रेजेंट होंगे सभी एटम। जैसे अपन ने बात की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट हैं, एक ही वर्ग के एलिमेंट हैं, तो ये क्या होंगे, डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। और चेक क्या करना है, क्रमागत जो तत्व हैं उन क्रमागत तत्वों के परमाणु क्रमांक का अंतर अगर सेम आता है तो वो डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डोबेरेनर के त्रिक नियम का पालन
निम्न में से कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, तो क्या चेक करना है उसमें एटॉमिक नंबर का अगर डिफरेंस क्रमागत सेम आता है तो वो क्या करेंगे, डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन करेंगे। देखिएगा एग्जांपल की बात करते हैं, डोबेनेलर का त्रिक नियम पालन करेगा या नहीं करेगा। देखिएगा एग्जांपल सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। मैंने कहा डोबेनेलर के त्रिक नियम का पता लगाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या कम से कम क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक तो पता होना ही चाहिए। तो कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 20 होता है। स्ट्रोंशियम का कितना होता है, 38 होता है। और बेरियम का कितना होता है, बेरियम का होता है 56। बेरियम कितने नंबर पे आता है, 56 एटॉमिक नंबर इसका होता है। अब देखना इसमें बताना है कि ये डोबेनेलर का त्रिक नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो चेक क्या करना है, मैंने बताया डायरेक्ट डोबेनेलर के त्रिक नियम का अगर पालन अपने को करना हो, उसमें बताना हो कि ये पालन करेगा या नहीं करेगा, उस रूल को फॉलो करेगा या नहीं। तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चेक कर लो, अगर वो सेम है दोनों में तो वो क्या होगा, डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन करेगा, वरना नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स की और बात कर लेता हूँ, एक साथ अपन बात करेंगे इनमें। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 पे आता है। फास्फोरस कितने पे आता है, 15 पे आता है। आर्सेनिक का कितना होता है, 33 होता है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 33। इसमें बताना है कि उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा डोबेनेलर के त्रिक नियम को। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, Sb एंटीमनी। इसमें बताना है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, इसका 33। और एंटीमनी का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 51 होता है। एंटीमनी का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 51। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। और सेलेनियम का कितना होता है, 34। सेलेनियम का कितना होता है, 34 एटॉमिक नंबर। और टेलोरियम का कितना होता है, 52। देखना बच्चों, ये किसके बाद आता है, एंटीमनी के बाद आता है टेलोरियम। और आर्सेनिक के बाद कौन आता है, सेलेनियम। फास्फोरस के बाद कौन आता है, सल्फर। इस तरीके से ध्यान में रखना इनको। अब बात आती है इनमें कौन तो डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो मैंने बताया एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चेक कर लेना, अगर वो सेम आता है तो वहां पे क्या होगा, उसके नियम का पालन होगा। तो कैसे चेक करते हैं, देखिएगा 20 एंड 38 इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डिफरेंस कितना है, 18 का है। इसके डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच, जब 56 में से 38 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 38 में से 20 कम करेंगे तो 18 बचेगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम मैंने कहा जब भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आ जाएगा तो वो डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन करेगा। तो ये डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन करेगा। अब बात आती है सेकंड एग्जांपल की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चेक करते हैं। 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितने का डिफरेंस आता है, 8 का, क्योंकि 8 और अगर 15 माइनस 7 करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे कितना होगा, देखिएगा 33 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 का। कितना बचेगा, 18। 33 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। तो यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, यहाँ पे 18 का आ रहा है। इसका मतलब ये डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन नहीं करता, ये डोबेनेलर के त्रिक नियम का पालन नहीं करेगा। इसमें चेक करते हैं फास्फोरस एंड आर्सेनिक। फास्फोरस एंड आर्सेनिक इनके बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 18 का। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आता है, 18 का।
कितने का आएगा? 18 का ही आएगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस सेम आ रहा है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 18 एंड 18, इसका मतलब ये डोबनेर के अतिरिक्त नियम का पालन करेगा। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच डिफरेंस का कितने का आएगा? इन दोनों के बीच डिफरेंस 18 का आएगा। इन दोनों के बीच 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एटॉमिक नंबर 52 में से जब 34 घटाएंगे 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 बचेगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18 का ही आ रहा है। इसका मतलब ये डोबनेर के अतिरिक्त नियम का पालन करेगा। तो कहाँ पे तो डोबनेर के अतिरिक्त नियम का पालन होगा और कहाँ पर नहीं होगा उसकी मैंने बात कर ली कि क्या चेक करना है? परमाणु क्रमांक के क्रमागत परमाणु क्रमांक का अंतर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो डोबनेर के अतिरिक्त नियम का पालन नहीं करेगा, अगर सेम आ रहा है तो वो डोबनेर के अतिरिक्त नियम का पालन करेगा। नोट कर लो इन एग्जाम्पल्स को। तो कम से कम एटॉमिक नंबर का तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चलिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये बात हो गई किसकी? इन एलिमेंट्स के रिलेटेड रिगार्डिंग डोबनेर के अतिरिक्त नियम। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तरीका क्या था इसने बताया। अब बात आती है इसकी, इससे ये जो इसका रूल था, डोबनेर का जो रूल था, इसमें कमी क्या थी? वो कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण ये असफल हो गया था? देखना बच्चों ध्यान से। कमियां ये थी कि सभी तत्वों को इस त्रिक नियम के अकॉर्डिंग समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। सभी तत्वों को त्रिक रूप से व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी जो इसने जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई वैसे वैसे, अगर मैं बात करूं सभी एलिमेंट्स की अगर त्रिक नियम के अकॉर्डिंग अपन इसको समझाना चाहें तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये इसको समझाने में असक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया। अब देखना बच्चों ध्यान से, अब बात आती है, ये तो बात हो गई डोबनेर के त्रिक नियम की। उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा? जब परमाणु को किसी भी तत्व या परमाणु को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो 8वां तत्व है, न्यूलैंड का अष्टक नियम का मतलब क्या है? कोई भी 8वां तत्व है वो उसके प्रथम तत्व से क्या रखता है? गुणों में समानता रखेगा। इसने क्या कहा? देखिए अपने बात करते हैं। थर्ड जो रूल हो वो क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है समझिएगा ध्यान से। इसने तत्वों को परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। इसने क्या कहा? प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रत्येक 8th जो एलिमेंट होगा 8वां तत्व है। ये जो प्रत्येक 8वां तत्व है ये प्रथम तत्व से क्या रखेगा? गुणों में समानता रखेगा। प्रथम तत्व से क्या रखेगा? गुणों में समानता। गुणों में क्या रखता है? समानता रखता है। प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रथम तत्व से क्या रखता है? गुणों में समानता रखेगा। तो इसने कहा जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई वैसे वैसे इसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। उसके गुणों की व्याख्या किस तरीके से की कि प्रत्येक 8वां तत्व है, कोई भी प्रत्येक 8वां तत्व होगा वो प्रथम तत्व से क्या रखेगा? गुणों में समानता रखेगा। कैसे? देखना ध्यान से, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। जब इसने अपना रूल दिया था तब इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब अपना इसने रूल दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने जो अपना रूल बोला था किसके रिगार्डिंग? एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग अपना रूल जो बोला था, उस टाइम इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, इनर्ट की गैस की डिस्कवरी नहीं हुई। इसका मतलब अगर मैं बात करूं जैसे कुछ एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस की उस टाइम जिस टाइम न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया था उस टाइम इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। तो हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखना बच्चों, अब नियोन नहीं आएगा, इनर्ट गैस आगे फ्लोरीन के बाद कौन से आती है, नियोन। नियोन नहीं थी उस टाइम, इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। तो फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऑर्गन नहीं आएगी, ऑर्गन क्योंकि इनर्ट गैस है, उसकी खोज नहीं हुई थी। तो अब देखना बच्चों, इसी के रिगार्डिंग उस एलिमेंट्स की अपन रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अगर कैल्शियम के बाद अगर मैं बात करूं तो इनर्ट गैस नहीं आएगी, उसके बाद कौन आएगा, जैसे पोटेशियम, उसके बाद है कैल्शियम। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर रिगार्डिंग इनके बात की जाए, क्लोरीन में अगर मैंने कहा प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रत्येक 8वां तत्व है। अष्टक नियम क्या था इसका, न्यूलैंड का अष्टक नियम, प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रथम तत्व से क्या रखता है, गुणों में समानता रखेगा। कैसे रखेगा, देखना, ये हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट तत्व है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। इसका मतलब ये तो फर्स्ट है और ये कौन सा है, एट तत्व है, और ये आपस में क्या रखेंगे, गुणों में समानता रखेंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणों में क्या होती है, समानता होती है। ये किसने बताया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रथम तत्व से क्या रखता है, गुणों में समानता रखेगा। अब बात आती है लिथियम की। तो लिथियम क्या है, एक फर्स्ट तत्व, इसको मान लो, लिथियम को फर्स्ट तत्व मान लो। इससे आगे जो 8 तत्व आएंगे उसके साथ गुणों में समानता होगी। तो लिथियम क्या आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब लिथियम किसके साथ गुणों में समानता रखता है, सोडियम के साथ। लिथियम किसके साथ गुणों में समानता रखेगा, सोडियम के साथ। अब बेरिलियम को 1 मान लो, ये फर्स्ट एटम है, इससे अगले वाले 8 एटम 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम, बेरिलियम किसके साथ गुणों में समानता रखेगा, मैग्नीशियम के साथ। इसी तरीके से बोरॉन किसके साथ रखेगा, एल्यूमिनियम के साथ। कार्बन किसके साथ समानता रखेगा, सिलिकॉन के साथ। नाइट्रोजन किसके साथ, फास्फोरस के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ, सल्फर के साथ। इस तरीके से फ्लोरीन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो प्रत्येक 8वां तत्व है अपने फर्स्ट तत्व के साथ क्या रखता है, गुणों में समानता रखेगा। ये किसने बताया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, कुछ एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने का तरीका, जो बाद में ये फेल हो गया था, लेकिन जो उसने बात बोली थी उसको मैंने बताया। नोट कर लिया आप लोग इसको। चलिएगा, अब बात आती है इसका, ये जो रूल दिया गया था ये फेल क्यों हो गया था, इसकी अपन बात करते हैं। इसकी क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों की बात करते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या कमियां रह गई थी, ये जो कमियां, क्योंकि इसने क्या था, ये जो एलिमेंट्स है, इसने कहा प्रत्येक 8वें तत्व का प्रथम तत्व से क्या रखते हैं, गुणों में समानता रखेंगे। इसने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक नंबर 20 तक। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो इसने जो अपने रूल में क्लासिफिकेशन किया था एटॉमिक नंबर 20 तक ही किया था। 20 तत्वों का एक क्लासिफिकेशन है अपने रूल के अकॉर्डिंग दिया था। इसके आगे के जो एटॉमिक नंबर है उस तत्वों के लिए अपना क्लासिफिकेशन है नहीं रिप्रेजेंट कर पाया, तो ये रूल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अष्टक नियम के इसके जो फेल होने का कारण क्या है, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक ही अपने रूल को फॉलो कर सका, इसके आगे के एलिमेंट्स के लिए अपना रूल फॉलो नहीं कर सका, आगे नहीं समझा पाया, जिसके कारण इसका रूल क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। अब बात आती है सेकंड, इसकी कमी का क्या कारण है। फर्स्ट कमी तो ये हो गई। सेकंड जो इसकी कमी थी वो इनर्ट गैस के रिगार्डिंग थी। इनर्ट गैस के रिगार्डिंग, इनर्ट गैस की जब खोज नहीं हुई थी, तो अगर इनर्ट गैस की खोज बाद में हुई थी, तो ये जो अपना रूल दिया था इसने, उस टाइम इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई। इनर्ट गैस की खोज होने के बाद कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन के बाद अपन ने यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन के पास इनर्ट गैस नहीं आई। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या आती है, इनर्ट गैस। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आती है। और अगर मैं बात करूं कुछ एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है 20 तक, इनके बीच में क्या रखी गई, बाद में इनर्ट गैस रखी गई। इनर्ट गैस की डिफाइन नहीं कर सका, इनर्ट गैस से रिलेटेड ये अपना रूल नहीं दे सका। तो इनर्ट गैस की खोज होने के बाद, इनर्ट गैस की खोज होने के बाद ये रूल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, नहीं समझा पाया।
अब बात करते हैं फोर्थ रूल की। ये तो इसकी कमी हो गई कि ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक ही अपना रूल समझा पाया, और बात आती है जब इनर्ट गैस की खोज होगी तो इसका रूल फॉलो नहीं होता कि प्रत्येक आठवां तत्व अपने फर्स्ट तत्व से गुणों में समानता रखेगा, क्योंकि इनर्ट गैस की खोज हो गई थी बाद में। तो जिस टाइम इसकी ये जो इसने रूल दिया था उस टाइम इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्या है? लोथर-मेयर-वक्कर। फोर्थ क्या है? लोथर-मेयर-वक्कर। लोथर-मेयर-वक्कर क्या है? ऐसा ग्राफ जिसमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट बोले गए थे, उनमें क्लासिफाई किया गया था कुछ एलिमेंट्स को। तो किस तरीके से वो ग्राफ एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इससे एग्जाम में ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, देखिएगा सिंपल सा है ग्राफ, इसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, देखना। इस ग्राफ में क्या कहा इसने? एक तो इसने मेल्टिंग पॉइंट के बीच ग्राफ खींचा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम, इनके बीच। ये तो वाई एक्सिस पर लिया इसने, और एक्स एक्सिस पर इसने क्या लिया था? परमाणु भार। परमाणु भार एक्स एक्सिस पर इसने क्या लिया? परमाणु भार। तो किस तरीके का ग्राफ आता है? वो लोथर-मेयर के अकॉर्डिंग जो ग्राफ था वो किस तरीके का था, देखिएगा। इस तरीके का ग्राफ इसने बताया था। इस ग्राफ के रिगार्डिंग इसने क्या कहा? ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? टॉप पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन? टॉप पोजीशन। ये जो ऊपर वाली साइड है इसको क्या बोला इसने? टॉप पोजीशन बोला। ये जो पोजीशन है इसको क्या बोला इसने? डिसेंडिंग पोजीशन, अवरोही। डिसेंडिंग पोजीशन, इसको इसने क्या बोला? डिसेंडिंग पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसको इसने क्या बोला? आरोही पोजीशन। आरोही का मतलब असेंडिंग, असेंडिंग पोजीशन, इसको इसने क्या बोला? असेंडिंग पोजीशन। ये क्या थी? असेंडिंग पोजीशन थी। आरोही, ये क्या है? अवरोही, ये आरोही, ये टॉप पोजीशन बोल दी इसने। और अगर बात की जाए तो ये इसने क्या बोला? ये जो पोजीशन है इस ग्राफ में, इस पोजीशन को क्या बोला? बॉटम पोजीशन। तो कुछ पोजीशन इसने बताई, इसके रिगार्डिंग एलिमेंट्स का क्या किया गया था? क्लासिफिकेशन किया गया था। 4 पोजीशन बताई, टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन एंड डिसेंडिंग पोजीशन। इसी के रिगार्डिंग एलिमेंट्स का क्या किया गया था? क्लासिफिकेशन किया गया था। कैसे किया गया? देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में टॉप पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इस टॉप पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा तो यहाँ पे जो टॉप पोजीशन पर एलिमेंट्स होगा उनमें गुणों में क्या होगी? समानता होगी। यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स में क्या होगी? समानता होगी। इस तरीके से आमने सामने जो भी रिगार्डिंग एलिमेंट्स होगा उनके गुणों में समानता इसने बताई थी। अब देखना बच्चों ध्यान से, टॉप पोजीशन पर इसने क्या कहा? टॉप पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसने क्या क्या रिगार्डिंग नाम दिए इनको? टॉप पोजीशन, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टॉप पोजीशन की। इसने कहा टॉप पोजीशन पर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? क्षार धातु, एल्कली मेटल होती हैं। किस पर? टॉप पोजीशन पर क्षार धातु होती हैं। अब बात की जाए डिसेंडिंग पोजीशन पर, डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? डिसेंडिंग पोजीशन पर इसने बताया क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल एंड, और इसने क्या कहा कि एल्किली मेटल तो किस पे होती हैं? टॉप पोजीशन पर होती है। टॉप पोजीशन पर क्या रखा है इसने एलिमेंट्स को? क्षार धातु। जितनी भी क्षार धातु है एल्किली मेटल्स वो कहां पे होती हैं? इस ग्राफ में टॉप पोजीशन पर होती हैं। डिसेंडिंग पोजीशन पर होता है कौन से एलिमेंट्स? क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु का मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे होती हैं? इस डिसेंडिंग पोजीशन पर होती हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टॉप पोजीशन या क्षार धातुओं से थोड़ा क्या होता है? कम होता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बात आती है असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग पोजीशन पर इसने क्या रखा? असेंडिंग पोजीशन पर इसने हैलोजेंस, असेंडिंग पोजीशन पर हैलोजन रखे। हैलोजेंस फैमिली जितनी भी हैलोजेंस है, उपधातु, मेटेलॉइड्स, उपधातु, मेटेलॉइड्स,
उपधातु जितनी भी होती हैं वो असेंडिंग पोजीशन पर होती हैं। इस असेंडिंग पोजीशन पर क्या होंगी? उपधातु होंगी, हैलोजेंस होंगी। ये कब की बात है? लोथरमेयर-वकर जब इनर्ट गैस की खोज हो गई थी। लोथरमेयर-वकर के अकॉर्डिंग क्या होता? जब इनर्ट गैस की खोज यहाँ पे हो गई थी तो अपने बात की जाए यहाँ पे हैलोजेंस एंड उपधातु। उपधातुओं में भी मैं कह सकता हूँ कि इनर्ट गैस इंक्लूड है, अक्रिय गैसें इस टाइम खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड-केस्टक नियम में जब इसका रूल दिया गया था, नियम दिया गया था, उस टाइम इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई, लेकिन जब लोथरमेयर-वकर था उसमें इनर्ट गैस की खोज हो चुकी थी। तो असेंडिंग पोजीशन पर क्या क्या थे? हैलोजेंस। उपधातुओं में भी अक्रिय गैस भी थी, जिस टाइम उस अक्रिय गैस की खोज, इनर्ट गैस की खोज हो गई थी। तो इसने एलिमेंट्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन इस तरीके से ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। अब बात आती है एक पोजीशन और बच गई, बॉटम पोजीशन। बॉटम पोजीशन, बॉटम पोजीशन पर क्या रखा इसने? बॉटम पोजीशन पर ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों को रखा। संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहां रखा? इस बॉटम पोजीशन पर क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था लोथरमेयर का, किसके अकॉर्डिंग? एक ग्राफ के द्वारा। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? स्टार्टिंग में लोथरमेयर के द्वारा। इसको क्या बोला जाता है? लोथरमेयर-वकर। तो इसने पोजीशन बताई, उसी के रिगार्डिंग कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का ये होता है लोथरमेयर-वकर। नोट कर लें इसको आप लोग। चलिएगा, ये बात हो गई लोथरमेयर-वकर की। वकर के द्वारा किसी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये किसने समझाया था? लोथरमेयर ने समझाया था। अब बात आती है, ये बाद में क्या हो गया था? ये जो वकर के अकॉर्डिंग इसका जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लॉप हो गया था। क्यों हुआ? क्योंकि सभी एलिमेंट्स का ग्राफ के रिगार्डिंग, किसी एलिमेंट्स के गुणों की व्याख्या, सभी एलिमेंट्स की गुणों की व्याख्या ग्राफ के रिगार्डिंग समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। ग्राफ से किसी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन बहुत ही कठिन होता है। सभी एलिमेंट्स को अपन ग्राफ के रिगार्डिंग नहीं समझा सकते। तो ये क्या हो गया था? बाद में फ्लॉप हो गया था। ये क्या हो गया था? बाद में फ्लॉप हो गया था। इस एलिमेंट्स के रिगार्डिंग अगर ये रूल की बात की जाए तो इसके कमियां क्या थी? कि सभी एलिमेंट्स के गुणों की व्याख्या ग्राफ से करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये क्या हो गया था? बाद में फ्लॉप हो गया था। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, इसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इसकी ड्रॉबैक क्या थी, कमियां क्या थी, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात आती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल थी, इसका आधार क्या था? इसका आधार, इस मेंडलीफ के आधार नियम क्या, इसके आवर्त नियम के आधार पर, मेंडलीफ के आवर्त नियम के आधार पर इसका मेन आधार क्या था? इस आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था? परमाणु भार। इसका मतलब क्या हुआ? किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण, किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ ने क्या कहा? इस आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, इस आवर्त नियम के अकॉर्डिंग इसका मुख्य आधार क्या था? परमाणु भार था, एटॉमिक मास। इसने बताया किसी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे परमाणु भार के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? आवर्ती फलन। अगर आवर्ती फलन होगी, इस आवर्ती, मैंने कहा इस सारणी का मुख्य आधार किसको माना था? परमाणु भार को। अब देखना बच्चों ध्यान से, इस सारणी के दो भाग हैं। इससे टेबल के क्या होते हैं? मेंडलीफ के अकॉर्डिंग इसकी टेबल जो पीरियोडिक टेबल है, इसके दो पार्ट हैं। तो मैं कह सकता हूं इस सारणी के दो भाग हैं, इस टेबल के दो भाग। इसने टेबल के दो भाग बताए, कौन कौन से? एक तो इसने कहा, एक तो होता है आवर्त। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? आवर्त। और सेकंड पार्ट कौन सा होता है? वर्ग होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है? इसने वर्ग। अगर बात की जाए आवर्त की, इस आवर्त के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा? इसमें क्या होती हैं? 12 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, 12 क्षैतिज लाइन होती हैं। 12 क्या होती हैं? क्षैतिज लाइन।
इसने क्या बताया, 12 क्षैतिज लाइन होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसने कितनी बताई, 12 हॉरिजॉन्टल लाइन बताई। किसके अकॉर्डिंग, किसको समझाने के लिए, आवर्त को समझाने के लिए। इन 12 क्षैतिज लाइनों से बाद में क्या बताया गया, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, इन 12 क्षैतिज लाइन के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया, आवर्त की संख्या कितनी हुई, 7 हुई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की अगर बात की जाए तो कितने थे, 12 थे। लेकिन उसके बाद कुछ क्या हुआ, उसके अंदर कुछ मॉडिफाई हुआ। मॉडिफिकेशन के बाद में क्या हुआ, ये जो 12 क्षैतिज लाइन है, इसका मतलब इसी से डिफाइन क्या हुआ, 7 आवर्त की बाद में खोजे सही तरीके से क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का हो गया था। तो 12 की बजाय कितने होते हैं, 7 आवर्त। ये बाद में किया गया था 7 आवर्त। पहले मेंडलीव के अकॉर्डिंग आवर्त कितने थे, 12 क्षैतिज लाइन को ही क्या बोला था, आवर्त बोला था। अब देखना बच्चों ध्यान से, 7 आवर्त की बात हो गई। अब बात आती है वर्ग की। तो वर्ग कुल कितने बताए गए, स्टार्टिंग में 8 वर्ग बताए गए थे। कितने वर्ग बताए गए थे, 8 वर्ग बताए गए थे। लेकिन जब इनर्ट गैस की खोज हुई, जब इनर्ट गैस की खोज हो गई थी, इसकी डिस्कवरी जब हुई, तो इसको एक अलग से ग्रुप बना लिया गया। उस ग्रुप को क्या बोला, 18वां वर्ग। इसको एक अलग वर्ग बना दिया गया, जिसको क्या बोला, 18वां वर्ग। इनर्ट गैस की खोज के बाद एक अतिरिक्त 0वां वर्ग बोल दो, या इसको 8th वर्ग बोल दो। इसको क्या बोला, 8th वर्ग या 18th वर्ग या शून्य वर्ग। इसको क्या बोला जाता है, और शून्य वर्ग। इनर्ट गैस की खोज के बाद एक और वर्ग की खोज हुई। तो इस मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितने वर्ग बताए गए, 8। लेकिन जैसे इनर्ट गैस की खोज हुई, इसमें एक और कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया गया, शून्य वर्ग या 18th वर्ग। तो टोटल कितने हो गए, 9। कितने होते हैं, 9 वर्ग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग 12 तो क्या बताए थे इसने, क्षैतिज लाइन को आवर्त बोला था। और वर्ग कितने बताए, 8, जिसमें इनर्ट गैस की खोज के बाद एक शून्य वर्ग और जोड़ दिया गया। इसमें शून्य वर्ग एक ही है, तो ये 8 एक 9, टोटल कितने वर्ग हो गए, 9 वर्ग। और क्षैतिज आवर्त लाइन की बात की जाए तो 12 आवर्त इसमें बताए थे, तो यह 7 आवर्त बाद में डिफाइन हुआ था कि 7 आवर्त होते हैं। और 9 वर्ग को, इन वर्गों को, ये जो 9 वर्ग हैं, ये जो 9 वर्ग हैं, इन 9 वर्गों को बाद में उपवर्ग में बांटा गया। इन वर्ग को बाद में उपवर्ग में बांटा गया, जिसके कारण एक वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा गया। इसका मतलब क्या हुआ, 9 × 2 कितने हो गए, टोटल 18 वर्ग हो गए। 18 वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो पहले जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो आवर्त सारणी थी, उसमें क्या होते हैं, 9 तो वर्ग बताए थे इसने, और 12 क्षैतिज लाइन, या मैं कहता हूँ इसमें 7 आवर्त, जिसकी डिफाइन हुई थी डेफिनेशन। तो बाद में क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया मोज़ले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन प्रॉपर वे में हुआ। तो ये बात हो गई किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो मैंने कहा इस वर्ग में वर्ग कितने बताए थे, 8। लेकिन इनर्ट गैस की खोज के बाद उसमें एक वर्ग और शून्य वर्ग ऐड कर दिया गया, या उसको क्या बोला जाता है, 18वां वर्ग बोला जाता है। इनका क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें कितना जोड़ दिया, 1। तो टोटल वर्ग कितने हो गए, 9 हो गए। इन 9 वर्गों को मैंने कहा उपवर्गों में डिफाइन किया गया था मेंडलीव के द्वारा। उपवर्गों में सब ग्रुप में इनको क्या किया, क्लासिफाई किया गया था। किस तरीके से किया गया उनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा। 9 वर्ग, एक वर्ग कितने उपवर्गों में बंटा था, 2 भागों में बंटा था। तो टोटल 9 वर्ग थे, 1 के 2 हो गए, इसका मतलब 9 × 2, टोटल कितने वर्ग हो गए, 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग। देखिएगा बच्चों ध्यान से, वो कौन कौन से वर्ग थे, उन वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th एंड शून्य वर्ग। इसमें क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस की खोज के बाद इनके साथ क्या कर दिया गया, इस वर्ग को ऐड कर दिया गया। तो ये कितने हैं,
6 and 7 8 वर्ग एंड इनर्ट गैस वाला 0 वर्ग। ये टोटल कितने हो गए? 9 वर्ग हो गए। ये टोटल कितने हो गए? 9। अब देखना, मैंने कहा इन वर्गों को उपवर्गों में डिवाइड कर दिया गया। उपवर्ग सब ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट को क्या बोला? 2 वर्गों में बांटा। फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। इसमें किसके रिगार्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया? सब ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। इसी तरीके से सेकंड को सेकंड ए सेकंड बी, इसी तरीके से थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी। इसी तरीके से इन एलिमेंट्स को क्या किया? क्लासिफाई। और एट्थ को क्या किया गया? एट्थ वर्ग को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था? एट्थ एंड एट्थ। तो ये क्या हो गई? टोटल इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ था। एट्थ ग्रुप को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एट्थ। सेवंथ को सेवंथ ए सेवंथ बी, इसी तरीके से सिक्स्थ बी। तो ये क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का इस तरीके से हुआ था। टोटल सब ग्रुप बनाए गए। किसके? इस ग्रुप के सब ग्रुप बनाए गए। जिस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, तो इस तरीके से इन ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप और इसके पीरियड की बात की जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्लासिफिकेशन है सही उस तरीके से हुआ था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी। तो ये जो कमियां हैं इस तरीके से पूरी हुई कि इन वर्गों को, जो 9 वर्ग थे, इनको क्लासिफिकेशन किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, इसको डिवाइड किया गया किसमें? सब ग्रुप में। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीटली हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। अब बात आती है इस सारणी की उपयोगिता क्या है? इस सारणी की क्या उपयोगिताएं हैं? इसके एडवांटेज की बात करते हैं। ये जो आवर्त सारणी थी, ये जो आवर्त सारणी है किसकी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ देखते हैं। एडवांटेज क्या थे, इसकी उपयोगिता क्या थी, कहाँ पे ये सक्सेसफुल है? इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जो आधुनिक आवर्त सारणी में काम आए थे। वो कौन कौन सी इसकी उपयोगिताएं हैं, वो कौन कौन सी इसकी बातें जो क्या थी, एक प्रॉपर वे में थी, उनकी बात करेंगे। उसके बाद इसकी कमियों की बात करेंगे, इसकी कमियां क्या थी, ये फ्लॉप क्यों हुआ। उसके बाद कौन सा आया था? मोजले का नियम, मोजले आधुनिक आवर्त सारणी। तो देखना, मेंडलीफ ने सभी साइंटिस्ट के कंपैरेटिवली क्या किया था? कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा काम किया था। किसके को छोड़ के? मोजले को छोड़ के। जो क्लासिफिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका था वो किसने बताया था? मेंडलीफ ने बताया था। देखना बच्चों ध्यान से, इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। सबसे पहली उपयोगिता इसकी क्या थी? इसने सबसे पहले क्या किया? 63 तत्वों के बारे में बताया था। सबसे पहले इस आवर्त सारणी में 63 तत्वों की खोज बताई गई थी। सबसे प्रारंभिक रूप में, इनिशियल स्टेज में जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई, उसने क्या किया? मेंडलीफ ने 63 तत्वों की खोज का क्लासिफिकेशन या उसको अरेंजमेंट कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसके लिए? आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले के लिए कुछ आसानी हो गई थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये किसने हेल्प की थी? ज्यादातर 63 एलिमेंट्स की। कितने? 63 एलिमेंट्स की खोज मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को अरेंजमेंट कर दिया था। ये इसके लिए क्या था? एक एडवांटेज की बात है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड एडवांटेज क्या था? देखना, कुछ तत्वों की जो वैलेंसी होती है, कुछ तत्वों की संयोजकता, कुछ तत्वों की वैलेंसी या संयोजकता में क्या हुआ? सुधार हुआ। कुछ तत्वों की संयोजकता में क्या हो गया? सुधार हो गया। कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी संयोजकता में क्या थी? कमियां थी। जैसे कुछ एटम संयोजकता की अगर मैं बात करूं तो कुछ एटम संयोजकता तो उनकी कुछ और होती है, लेकिन वो प्रॉपर वे में उनकी स्टेबिलिटी अलग स्टेट में होती है। तो कुछ एलिमेंट्स की संयोजकता या वैलेंसी में क्या हो गया? सुधार हो गया। किसकी वजह से? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की वजह से। कैसे? देखना, मेंडलीफ से पहले अगर मैं बात करूं, एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। मेंडलीफ से पहले जैसे बेरिलियम की अगर बात की जाए तो बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? पहले +3 थी। बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? मेंडलीफ से पहले +3 थी। लेकिन मेंडलीफ के बाद, मेंडलीफ की आधुनिक जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, उसके बाद क्या हुआ? इसकी जो वैलेंसी है +3, इसमें क्या हुआ?
वेरिएशन या सुधार हो गया, बेरिलियम +3 की बजाय किस में आ गया, बेरिलियम +2 में आ गया। तो ये मैंने कहा इसकी उपयोगिता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है, कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, सुधार हो गया था, मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई थी। ये भी उसकी क्या है कि एडवांटेज वाली बात है मेंडलीव की आवर्त सारणी की। नेक्स्ट देखना बच्चों ध्यान से, और कुछ तत्वों के परमाणु भार में भी क्या हो गया था, कुछ तत्वों के परमाणु भार में भी सुधार देखने को मिले। कुछ तत्वों का परमाणु भार कुछ और था, उसके बाद उसमें सुधार किया गया, वो भी आधुनिक आवर्त सारणी के जैसे ही थे। तो उसमें कुछ तत्वों की संयोजकता, कुछ तत्वों के परमाणु भार में भी सुधार किया गया आधुनिक इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप इसको नोट करें। एडवांटेज 3 तो मैंने बता दिए, इसके बारे में और बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप इनको नोट करें। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं इसका फोर्थ एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज क्या था, तो कुछ तत्वों की संयोजकता, कुछ तत्वों के परमाणु भार और कुछ तत्वों की अगर बात की जाए तो उनके कुछ रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो कुछ 63 तत्वों की क्या कर दी थी, इसने खोज कर दी थी। 63 तत्वों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी तक हो गई थी। अब बात आती है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ ऐसे स्थान छोड़ दिए थे जिनकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में पहले ही स्थान छोड़ दिए थे, इसको पता था कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं, उन एलिमेंट्स के गुणों की व्याख्या इस मेंडलीव ने पहले ही कर दी थी। अब बात आती है कैसे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन गुणों की व्याख्या पहले कैसे कर दी, उन एलिमेंट्स की अपन बात करेंगे। तो फोर्थ जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दी। अगर ये जगह नहीं छोड़ता तो मोजले को आसानी नहीं होती क्लासिफिकेशन करने में, इसने जगह छोड़ दी थोड़ी बहुत है, तो उसको मोजले को क्या हो गई, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में सहायता मिल गई। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, इसे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए, कुछ तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिए। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए क्या छोड़ दिए थे, स्थान छोड़ दिए थे। ये जो स्थान छोड़े थे उन गुणों की व्याख्या उन तत्वों के लिए, जिन तत्वों के लिए इसने कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, उन तत्वों के लिए उनके गुणों की व्याख्या, ये जो तत्व हैं इनके गुणों की व्याख्या पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। इन तत्वों के गुणों की व्याख्या, इन गुणों की भविष्यवाणी, इन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा कर दी गई थी। तो ये क्या था, इसका एक एडवांटेज था, इस आवर्त सारणी का क्या थी, उपयोगिता थी कि इसने कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ा, जिन तत्वों के लिए जगह छोड़ा उन तत्वों के गुणों की व्याख्या पहले ही कर दी गई थी। जैसे मैं अगर बात करूं तो इसने वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके लिए इसने जगह छोड़ी थी, उसकी अपन बात करते हैं। जैसे इसने जिन तत्वों की गुणों की व्याख्या की थी, भविष्यवाणी की थी, वो कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे इक्का एल्यूमिनियम। इसी तरीके से अगर बात की जाए इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन और इक्का मैग्नीज। आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी तत्व आएंगे उन तत्वों से पहले उनके गुणों की व्याख्या कर दी थी, उन गुणों की भविष्यवाणी किसने की थी, मेंडलीव ने कर दी थी। वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके लिए स्थान छोड़े गए थे लेकिन उनके गुणों की व्याख्या पहले ही कर दी गई थी मेंडलीव के द्वारा। तो इक्का एल्यूमिनियम इसने बताया, इक्का बोरोन बताया, इक्का सिलिकॉन बताया, इक्का मैग्नीज बताया। ये एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, आवर्त सारणी में प्रेजेंट होते हैं। इनको आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग क्या क्या नाम दिया गया था, इक्का एल्यूमिनियम को बाद में क्या कहा गया, गैलियम कहा गया। इक्का एल्यूमिनियम को बाद में क्या कहा गया था, गैलियम। इक्का बोरोन को क्या कहा गया था, स्कैंडियम।
इक्का बोरोन को क्या कहा गया था? स्कैंडियम। इक्का सिलिकॉन को क्या कहा गया था? जर्मेनियम। इक्का सिलिकॉन को क्या कहा गया था? जर्मेनियम। और इक्का मैग्नीज को क्या कहा गया था? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम। तो ये वो एलिमेंट्स थे, ये 4 एलिमेंट जिनके लिए जगह छोड़ा गया था। इनके गुणों की व्याख्या या भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो एलिमेंट्स आए, इनकी जैसे जैसे खोज हुई, इनके गुणों की व्याख्या का मतलब इसको पहले ही बता दिया गया था। ये क्या है? इक्का एल्यूमिनियम होता है, इक्का बोरॉन होता है, इक्का सिलिकॉन इसको बोलते हैं, इक्का मैग्नीज ये होता है। तो इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात की जाए, मोजुले को क्या हो गई थी? क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो गई थी। तो ये इसके क्या है? उपयोगिता है कि आवर्त सारणी में क्या छोड़ दिए गए? कुछ जगह छोड़ दी गई थी तत्वों के लिए। जिन तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी उन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके लिए जगह छोड़ी गई थी? ये वो तत्व हैं और इनके गुणों की व्याख्या पहले ही हो गई थी। नोट कर लो इसको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इक्का एल्यूमिनियम क्या होता है? गैलियम। इक्का मैचिंग वाला क्वेश्चन कई बार खेल लेता है। इक्का बोरॉन स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का मैग्नीज टेक्नीशियम। तो ध्यान में रखना इन एलिमेंट्स को, नोट कर लो। चलिएगा अब बात करते हैं इसकी कमियां क्या थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसने अपना रूल दिया, क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। ये फ्लॉप कैसे हुआ? क्योंकि इसके बाद कौन आया था? मेंडलीफ मोजुले की आधुनिक आवर्त सारणी। मोजुले की आधुनिक आवर्त सारणी, उसने इस आवर्त सारणी को क्या कर दिया था? फ्लॉप कर दिया था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ जिसके कारण जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी ये फ्लॉप हो गई थी, अनसक्सेसफुल रही। लेकिन ज्यादातर मदद किससे मिली थी? मेंडलीफ के मॉडल के अकॉर्डिंग ही क्या मिली थी? मोजुले को मदद मिल गई थी, जिससे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है आसान हो गया था। देखना बच्चों ध्यान से। अब इसकी अपने बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कौन कौन सी कमियां थी जो किसने पूरी की? मोजुले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में कंप्लीट की। सबसे पहले इसमें आता है हाइड्रोजन की स्थिति को। हाइड्रोजन की स्थिति पता नहीं थी किसमें? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में पता नहीं चला था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। सेकंड जो कमी थी इसकी समस्थानिकों के बारे में थी। एक ही एलिमेंट्स के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। इन समस्थानिकों के लिए समस्थानिकों का वर्गीकरण या इनकी स्थिति, वर्गीकरण की बात कर लो या इनकी स्थिति की बात कर लो। जैसे हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं पता कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, वैसे ही समस्थानिकों को पेरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है ये इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी तक नहीं पता था। ये इसकी कमियां थी। थर्ड अगर बात की जाए, थर्ड इसकी कौन सी कमी थी कि कुछ समान गुणों वाले एलिमेंट्स की क्या की गई? एक साथ रखा गया। लेकिन इनके साथ क्या रखा गया? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी गुणों में व्याख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके गुण समान नहीं होते, उनको भी क्या रख दिया गया था? एक साथ रख दिया गया था। इस अकॉर्डिंग क्या किया गया था? इसकी जो कमी थी, भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को क्या रखा गया? एक साथ रखा गया, जिनको आधुनिक आवर्त सारणी के बाद में क्या किया गया? अलग किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर इनको अलग किया गया। लेकिन इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न गुणों वाले, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उन तत्वों को एक साथ रख दिया गया था मेंडलीफ ने। तो ये बात किसके अकॉर्डिंग सही नहीं थी? आधुनिक आवर्त सारणी या मोजुले के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सही नहीं था। तो भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को इसने एक साथ रखा, जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी। फोर्थ अपन बात करते हैं इसमें, जैसे भिन्न भिन्न गुणों की अगर बात की जाए, भिन्न भिन्न गुणों का मतलब क्या है? इन तत्वों को एक साथ कैसे रखा? जैसे मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले क्षार धातु के साथ, क्षार धातु के साथ इसने क्या रखा? सिक्का धातु को रख दिया। क्षार धातु के साथ किसको रख दिया? सिक्का धातु। सिक्का धातु का प्रॉपर्टी कुछ और होता है और क्षार धातु एल्कली मेटल का क्या होता है? क्षार धातु, क्षार मृदा धातु नहीं, क्षार धातु।
एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के साथ किस क्या रख दिया गया, सिक्का धातु। सिक्का धातु क्या होती है मैं बात करूंगा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है, और क्षार धातु एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। लेकिन इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इनको एक साथ रखा गया, जो सही नहीं था, इसकी कमी थी। तो ये मैंने कहा भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया गया था। तो क्षार मृदा धातु की बात करते हैं, क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ क्या रख दिया गया, वाष्पशील धातु। ऐसी धातुएं जो क्या होती हैं, वाष्पशील होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वाष्पशील। इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है और इन एल्केलाइन अर्थ मेटल क्षार मृदा धातु की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन इन दोनों को एक साथ रखा, इसका मतलब ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। बात आती है सिक्का धातु क्या होता है और वाष्पशील धातु कौन सी होती है, बात करते हैं। देखना सिक्का धातु कौन कौन सी होती है, कॉपर, सिक्का धातु में कॉपर, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर एंड ओरम। कॉपर, सिल्वर एंड ओरम को क्या बोला जाता है, ये क्या होती हैं, सिक्का धातु होती हैं। कॉपर, सिल्वर एंड ओरम को क्या बोला जाता है, सिक्का धातु। वाष्पशील धातु कौन सी होती हैं, वाष्पशील धातु होती हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये क्या होती हैं, वाष्पशील धातु होती हैं। तो ये ध्यान में रखना, कौन सी तो सिक्का धातु होती है, कौन सी वाष्पशील धातु होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। सिक्का धातु कॉपर, सिल्वर, ओरम एंड वाष्पशील धातु जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये क्या होती है। इन तत्वों को क्या रखा, इनके साथ सभी का इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, फिर भी इनको एक साथ रखा, जो किसकी कमी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, जैसे फोर्थ की अगर बात की जाए, इसकी फोर्थ कमी क्या थी, कुछ तत्वों को परमाणु क्रमांक का क्रम तोड़ा गया। कुछ तत्वों के लिए परमाणु, कुछ तत्वों के लिए परमाणु भार का बढ़ता क्रम तोड़ा गया। कुछ तत्वों के लिए परमाणु भार का बढ़ता क्रम तोड़ा गया। जो सीक्वेंस था कि एलिमेंट्स को, मैंने बताया कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें जो क्लासिफिकेशन जो किया गया था एलिमेंट्स का, उसका बेस क्या था, परमाणु भार। इसका मतलब तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उसके क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित किया तो कुछ जगह ऐसे हुआ कि तत्वों के परमाणु भार का जो बढ़ता क्रम है वो टूट गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब जो सीक्वेंस था वो टूट गया। कैसे, देखना वो कौन कौन से एलिमेंट है जिसमें इस तरीके से परमाणु भार का बढ़ता क्रम तोड़ा गया। जैसे मैं बात करूं, जैसे आर्गन, आर्गन पोटेशियम में, आर्गन पोटेशियम के परमाणु भार का बढ़ता क्रम यहाँ पे तोड़ा गया। एक टेलोरियम और आयोडीन में तोड़ा गया, टेलोरियम और आयोडीन, और एक कोबाल्ट और निकल में। कोबाल्ट और निकल के परमाणु भार जो होते हैं, इनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ये एलिमेंट्स नहीं थे, तो इनका सीक्वेंस क्या हो गया था, इस आधुनिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इनको ब्रेक डाउन कर दिया गया था। तो परमाणु भार का मतलब क्या है, इनका अगर परमाणु भार के इन एलिमेंट्स को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, लेकिन क्या किया, घटते क्रम में, या मैं कह दूं परमाणु भार के बढ़ते क्रम का सीक्वेंस इन एलिमेंट्स के लिए टूट गया था। किसमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इन एलिमेंट्स को परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अलग सिस्टम है, और इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स के लिए परमाणु भार का बढ़ता क्रम तोड़ा गया। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो आर्गन और पोटेशियम में ध्यान नहीं रखा गया कि इसका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको अरेंजमेंट करना है, और एक टेलोरियम और आयोडीन और कॉपर और कोबाल्ट और निकल के लिए भी ध्यान नहीं रखा गया। कई एलिमेंट्स को जब क्लासिफिकेशन या एलिमेंट्स को टेबल में रखा जाएगा तो उनके लिए क्या ध्यान में रखना था, परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, लेकिन ये सीक्वेंस यहाँ पे टूट गया था। तो ये इसकी कमियां होगी, किसकी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोग। मैंने बताया
कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया था। इन सभी अपने जो अभी तक पढ़ा है, ये जो रूल पढ़े हैं, इनमें क्या हुआ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन सभी में क्या हुआ, क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन हो गया था। लास्ट में जो रूल बचा था एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने का, वो क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले का रूल। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन प्रॉपर वे में हो गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो ये प्रॉपर वे हो गया। ये क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की अगर बात की जाए तो इसने क्या किया, ज्यादातर एलिमेंट्स 63 तत्वों के एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन कर दिया था। उसकी कुछ कमियां भी थी। कौन कौन सी कमियां, जिसको किसने दूर किया, आधुनिक आवर्त नियम मोजले के द्वारा कमियों को दूर किया गया। वो कौन कौन सी कमी थी, हाइड्रोजन की स्थिति का पता नहीं था किसको, मेंडलीव को, कि कहाँ रखना है इसको। समस्थानिकों के बारे में नहीं पता था। भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया था, जिसको मोजले ने बाद में अलग अलग किया। क्षार धातुओं और सिक्का धातुओं को क्या किया इसने, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है लेकिन एक साथ रख दिया, इनको भी एक साथ रख दिया। जो प्रॉपर वे में इसका क्लासिफिकेशन है सही तरीके से नहीं था। और इसका इस सारणी का, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था, परमाणु भार। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाना चाहिए, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन सीक्वेंस टूट गया। सीक्वेंस टूटने का मतलब क्या है, इन एटम्स के लिए परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित नहीं किया गया। तो ये क्या थी, इसकी सबसे बड़ी कमियां थी। कौन कौन सी कमियां मैंने बता दी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। नोट कर लें इसको। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। जो पहले इनिशियल स्टेज में जो प्रयास किए गए थे, वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के प्रयास थे, उसको मैंने बताया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। ज्यादा ध्यान क्या रखना है, एक तो डोबेनेयर का त्रिक नियम, डोबेनेयर के त्रिक नियम में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आप लोग उसका ध्यान रखना कि परमाणु क्रमांक अगर सेम आता है सीक्वेंस ऑर्डर में एटम का, जो डोबेनेयर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, उसमें एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या होगा, डोबेनेयर के त्रिक नियम का पालन करेगा। उसके लिए आप लोगों को कम से कम एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए। तो बताओ बच्चों, किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना जो पेरियोडिक टेबल टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, किसी भी लेक्चर में अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।